त्यांच्या विरोधात कधी इलेक्शन लड़णार नहीं। पवार फैमिली कल भी एक थी, आज भी है और कल भी रहेगी। लेकिन अलग तरीके के कुछ विषय जिस पे हम पे शंका है, क्योंकि बम सिर्फ बम नहीं हो सकता, कुछ अलग तरीके का एक विषय होता है जो बम की तरह एक्ट हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। और आज महाराष्ट्र की बात, महाराष्ट्र में पावर स्ट्रगल की बात। आप सवाल कर सकते हैं महाराष्ट्र में भला इस वक्त कौन सा पावर स्ट्रगल? देवेंद्र फडणवीस की सरकार चल रही है, शानदार चल रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही है, चुनाव सारे हो गए, स्थानीय निकाय के चुनाव हो गए, महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हो गए, तो अब कौन सा पावर स्ट्रगल? जी हाँ, इस मोड़ पे ही जो पावर स्ट्रगल चल रहा है वो पवार फैमिली के अंदर जबरदस्त पावर स्ट्रगल। इस पावर स्ट्रगल का एक नजारा कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में नजर आया, जहां प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में तो गए थे शुभेंदु अधिकारी के, लेकिन चहलकदमी करते हुए ठहर गए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के पास। सामने अभिवादन किया और संवाद किया। 20 राज्यों के मुख्यमंत्री आए पड़े थे, उनको उतना वक्त नहीं दिया जितना सुनेत्रा पवार को दिया। क्यों दिया जानते हैं आप? सुनेत्रा पवार देश की अकेली विधायक है जिन्होंने रिकॉर्ड मतों के अंतर से इसी 4 मई को बारामती का उपचुनाव जीता है। बारामती कहते ही एक पावर स्ट्रगल के पॉइंट का अंदाज हो गया होगा आप। महाराष्ट्र के बारामती सीट के उपचुनाव में सुनेत्रा पवार को 98.99% वोट मिले। 2 लाख से ज्यादा वोट उनको मिले हैं, 2,86,000 के आसपास। और उनके प्रतिपक्ष में जो खड़े व्यक्ति थे किसी पार्टी के नहीं थे, निर्दलीय थे, और मोटे तौर पर उनको 900 वोट मिले। 900 वोट किसने दिया अलग बात है। स्थितियों के बारे में आपको पता ही होगा, महाराष्ट्र की राजनीति की बात कर रहा हूं। 28 जनवरी को इस दुनिया से अजित पवार चले गए, शरद पवार के भतीजे अजित पवार चले गए, एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित पवार चले गए, शरद पवार के उत्तराधिकारी अजित पवार चले गए। उनके बाद जो रिक्तता आई महाराष्ट्र की राजनीति में, उसको जितनी तेजी में अजित पवार के दोस्तों ने भरा है, उसी का नतीजा है कि बारामती उपचुनाव में उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ने रिकॉर्ड मतों के अंतर से चुनाव जीता है। और यह साबित किया है कि पवार फैमिली के अंदर जो पावर स्ट्रगल बीते 2 दशक 2.5 दशक से चल रहा है, उसका एक मुकाम हासिल किया है। सुनेत्रा पवार फैमिली की ही उत्तराधिकारी होगी, ये लगभग साफ हो चुका है। मैदान में ननद सुप्रिया सुले खड़ी। 2009 का चुनाव लड़ा था उन्होंने लोकसभा का, और उस दौर में लड़ा था जब लगभग एनसीपी के अंदर, शरद पवार की फैमिली के अंदर ये बात सेटल हो रहा था। अजित पवार जो उनके भतीजे हैं, थे, अब दुनिया में है नहीं, वही वास्तविक उत्तराधिकारी होंगे शरद पवार के। उन्होंने शरद पवार के लिए बहुत कुछ किया। 1991 में जब शरद पवार को दिल्ली बुलाया, अपने चाचा के अजित पवार ने अपने जीते जी बहुत कुछ किया। इतना कुछ किया कि अब हालात ये हो गए, चाचा के जीते जी जब उन्होंने करवट बदली तब पूरी एनसीपी उनके साथ आ गई, चाचा अकेले पड़ गए। शरद पवार जैसा शख्स जो 1967 से महाराष्ट्र की राजनीति में धूमकेतु की तरह छाया हुआ है, उसको उनके भतीजे ही दरकिनार कर दिया। उनका जो पार्टी सिंबल था, घड़ी चुनाव चिन्ह था, पताका था, सब कुछ था, सब कुछ अजित पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी के पास चला गया। लेकिन 28 जनवरी को जो उनका निधन हुआ, आज विमान हादसे में बारामती में जाकर ही हुआ, तो उसके बाद से लगा कि वापस अब रिगेन कर लेंगे शरद पवार, ठीक उस अंदाज में रिगेन कर लेंगे। 1980 की उस दुर्घटना को याद दिलाता हूं, जब संजय गांधी 23 जून को चले गए दुनिया से, सफदरजंग हवाई अड्डे पर विमान उड़ाते उनका हादसा में निधन हुआ। तब हालात थे कांग्रेस पार्टी के अंदर में, प्रधानमंत्री कहने को इंदिरा गांधी थी, लेकिन सब पूरी पार्टी पे के हिसाब से उनके बेटे संजय गांधी का अधिकार हो गया था। संजय गांधी के दोस्त ही उस पर कर रहे थे सब कुछ। लेकिन संजय गांधी के निधन के बाद जिस तेजी से इंदिरा गांधी ने पूरा मामला को सेटल किया, उनकी बहू थी, उनकी पत्नी थी मेनका गांधी, परिवार में 2 साल के अंदर में उसके दोस्तों को दूर किया, राजीव गांधी को लाया, बड़े बेटे को राजनीति में, और सब कुछ उनके पास दे दिया। संजय गांधी के आसपास का जो भी आवरण था उसे अपने हिसाब से इंदिरा गांधी ने इतने शानदार तरीके से सेटल किया कि मेनका गांधी कहीं की नहीं रही, संजय गांधी को चाहने वाले लोग कहीं के नहीं रहे, सब के सब राजीव गांधी के प्रति नतमस्तक हो गए। तो एक वक्त ऐसा आया था शरद पवार की जिंदगी में, इंदिरा गांधी के शिष्य रहे हैं, प्रिय रहे हैं,
अजीत पवार के निधन के तत्काल बाद ये बातें उड़ी कि अजीत पवार चाहते थे कि एनसीपी के दोनों धड़े एक हो जाए, इसके लिए जयंत पाटिल के घर मीटिंग हुई, ये सारी बातें फैलाई गई। लेकिन इस बातों का खंडन किसने किया जानते हैं? प्रफुल्ल पटेल तो एनसीपी के महासचिव थे ही, उनके दोस्त थे ही। इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हर पल पल की बातें उनसे होती थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। मतलब बातों को लोगों ने समझ लिया। अगर उस वक्त में एनसीपी एकीकृत हो जाता तो पूरी पावर एक बार फिर से शरद पवार के पास चली जाती, जो विधवा हो गई थी अजीत पवार के जाने के बाद। सुप्रिया सुले के हाथ में सारा पावर चले जाने के बाद, ननद के हाथ में सारा पावर चले जाने के बाद सुप्रिया पवार अब एक हिसाब से किनारे हो जाती। लेकिन जो काम किया उस मोड़ पर उनके निधन के तत्काल बाद, अजीत पवार के निधन के तत्काल बाद जो उनके दोस्तों ने किया, एक तो सबसे पहले उसने क्या किया कि उनको ला करके उप मुख्यमंत्री की शपथ दिलवा दी देवेंद्र फडणवीस के मंत्रिमंडल में। ये अपने आप में लोग आलोचना करते रहे, 13वीं नहीं हुई, ये नहीं हुई, ये नहीं हुई, दोनों का एकीकरण हो जाना चाहिए। एम्पावर करा दिया, इस्तीफा दिलाया राज्यसभा से पहले सुनेत्रा पवार को, और उसके बाद उस जगह तय कर दिया कि उसकी जगह पार्थ पवार उनके बेटे जाएंगे। 2 बेटे हैं उनके, सुनेत्रा पवार के, अजीत पवार के। उसमें पार्थ पवार जो बड़े हैं उनको कहा गया कि अब जाएंगे राज्यसभा में, चूंकि वैकेंसी हो रही थी अपने हिसाब से, शरद पवार कार्यकाल पूरा हो रहा था, ये मुमकिन था सुनेत्रा पवार की सीट पर शरद पवार दावे कर दें और अपने हिसाब से चला जाए। तो आनन फानन में सुनेत्रा पवार का इस्तीफा दिलाया गया, पार्थ पवार को वहां भेजा गया और यहाँ उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। ये सारी चीजें पावर स्ट्रगल के तहत होती रही। अंदर परिवार के अंदर में एक सेटल, ननद के पास अधिकार नहीं चला जाए। एक पृष्ठभूमि और बता दूं, सुनेत्रा पवार आरएसएस के फैमिली से आती हैं। आरएसएस, उनके पिता आरएसएस के बड़े समर्थक थे। जिन दिनों उनकी शादी हुई थी अजीत पवार की, तो बड़ी चर्चा थी कि कैसे शरद पवार जो कांग्रेस के पॉलिटिक्स करते हैं, आरएसएस के परिवार में अपनी भतीजी की शादी कर रहा है। तो उसकी पृष्ठभूमि में भी बड़ा मामला हुआ और सुनेत्रा पवार अचानक से बड़ी तेजी से उभरती हुई चली आई। कई तरीके से डेंट करने की कोशिश हुई पावर स्ट्रगल। आपको बता दें, रोहित पवार अपने हिसाब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जो भतीजे हैं अजीत पवार के और शरद पवार करीब रहे हैं, जब सेटल करने की बात होती थी परिवार में तो रोहित पवार एग्रेसिव हो जाते शरद पवार के पक्ष में, अजीत पवार किनारे करने के लिए। तो उस हिसाब से, अपने हिसाब से रोहित पवार ने इल्जाम लगाया कि हमारे काका के खिलाफ मारने की साजिश हुई, तमाम चीजें प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश हुई। इन सब को सेटल किया सुनेत्रा पवार ने और तब जाके बारामती से उपचुनाव लड़ने का फैसला किया। बारामती सीट से अजीत पवार बिलोंग करते थे और ये बात तय हुआ। किसी की हिम्मत नहीं हुई, एनसीपी की तो हिम्मत नहीं हुई अपने हिसाब से। उसी चुनाव से पहले अपने हिसाब से सुप्रिया सुले ने ऐलान किया कि अब आने वाले भविष्य में कभी वो अपने परिवारजन के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगी। गोविंदराव पवार आणि शारदाबाई पवार यांची जी नातवंड पवार आडनावाची आहे, त्यांच्या विरोधात कधी इलेक्शन लढणार नाही। पवार फैमिली कल भी एक थी, आज भी है और कल भी रहेगी। राजनीति और फैमिली को आप मिक्स मत करिए। और मैं खुद, जो मेरे दादा दादी है, उनके जो बच्चे पवार फैमिली है, मैं लास्ट इलेक्शन में मैं उनके खिलाफ नहीं लड़ना चाहती थी और मैं आगे 29 में भी उनके खिलाफ नहीं लड़ूंगी। मैं देश की सेवा के लिए आई हूँ। जहाँ से हो सके मैं चुन के इस देश की सेवा के लिए रखी। और जब ऐसी लड़ाई होती है तो बहुत सारे कार्यकर्ता होते हैं जिनका काफ़ी नुकसान होता है। तो मेरे ख्याल से ये गलत है। किसी भी कार्यकर्ता हो या पार्टी को कोई दिक्कत हो, ऐसी मेरी तरफ से कोई भी कृति नहीं है। आपको याद दिला 2024 में क्या हुआ था? सुप्रिया सुले को लाके सुनेत्रा पवार के खिलाफ चुनाव लड़ा दिया गया था बारामती से और उस लड़ाई में सुनेत्रा पवार बुरी तरह से हार गई थी। इसी लड़ाई, उस हार का बदला लेने के लिए अचानक एक झटके में एनडीए की ओर से सुनेत्रा पवार को राज्यसभा भेजा जाना तय हुआ था 2024 में, जब उनकी ननद ने, सुप्रिया सुले ने हरा दिया था। तो ये सारा पावर स्ट्रगल उस परिवार में चलता रहा और अजीत पवार के निधन के बाद भी एक बार रिगेन करने की कोशिश किया बुजुर्ग शरद पवार के पक्ष में पूरी पार्टी को। ये जो मामला था, ममरिंग था अपने हिसाब से एकीकरण का, जिसमें रोहित पवार चुनाव कैंपेन के बीच में अभी अपनी चाची के लिए चुनाव कैंपेन कर रहे थे, सुनेत्रा पवार के लिए, दूसरे धड़े में होने के बावजूद भी इस धड़े के लिए वोटिंग के लिए कैंपेन करते थे। उस कैंपेन में भी रोहित पवार ने कहा, कहीं से कोई शक शुबा नहीं था रोहित पवार के मुताबिक, कि अजीत दादा पवार ही आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होते। ये बयान मतलब मोटे तौर समझिए। और लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अब वो एकीकरण की बात नहीं, अजीत पवार के जाने के बाद वहां खुलासा हो गया, जैसे जैसे इंपावर होने लगी सुनेत्रा पवार, तो अब शरद पवार गुट भी मान गया है कि नहीं, अब पॉलिटिक्स में एकीकरण नहीं संभव है। एकीकरण तभी होगा जब सुनेत्रा पवार को अपने हिसाब से पूरे पवार फैमिली का उत्तराधिकारी मान लिया जाए, सब कुछ सेटल कर लिया जाए, जो कि अभी तक सेटल नहीं है। सेटल कैसे नहीं है बता दें आपको, एक बार फिर से याद दिला दें। 2009 में
शरद पवार अपनी बेटी सुप्रिया सुले को सिंगापुर से लाकर के चुनाव इसलिए लड़वा गए थे लोकसभा का कि उनको बताना था एनसीपी के अंदर लोगों को कि अकेला अजीत पवार ही उनके उत्तराधिकारी नहीं है, बल्कि उनकी बिटिया है। और 2009 का चुनाव अपने हिसाब से सुप्रिया सुले ने प्रचंड बहुमत से जीता और उसमें प्रचार करते रहे अजीत पवार अपने हिसाब से, एनसीपी के पार्ट थे और एनसीपी के हिस्सा थे, लेकिन लोगों के पीछे मामला चला गया। ये जख्म था अंदर से अपने हिसाब, जैसा भी रहो अजीत पवार को, या पावर स्ट्रगल में ऐसा होता है, एक फैमिली के अंदर होता है। तो इसका बदला जानते हैं कब लिया अजीत पवार ने? 2019 में तब लिया जब अचानक से वो चले गए देवेंद्र फडणवीस के साथ, देवेंद्र फडणवीस शपथ दिलाने के लिए एनसीपी के एक धड़े को लेकर के, और खुद उप मुख्यमंत्री बन गए राज्यपाल भवन में। ये बात एकदम स्पष्ट हो गई कि एनसीपी का मजबूत धड़ा अपने हिसाब से अजीत पवार के पास है। बाद में कहते हैं कि शरद पवार नाराजगी दिखाई, नाराजगी के बाद अब अजीत पवार लौट गए और फिर बाद में महाअघाड़ी की सरकार बनी जिसमें अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बने, फिर से बने और मौजूद रहे और 2019 से लेकर 2023 तक अपने हिसाब से पॉलिटिक्स करते रहे छत्र छाया में शरद पवार के। लेकिन 2023 में एनसीपी में भारी विखंडन हुआ, अपने हिसाब से सरकार गई, या जो भी हुआ 2025 में आके जब चुनाव हुआ तो चुनाव में ये क्लियर हुआ कि एनसीपी का धड़ा असली कौन सा है, सिंबल जिसके पास है। एनसीपी को मुख्यमंत्री बने अपने हिसाब से, जो पावर स्ट्रगल के तौर पे उन्होंने दिखा दिया चाचा को एक तरीके से रास्ता, और चाचा के साथ जो लोग गए अब उनके लिए कोई रास्ता नहीं है। शरद पवार के साथ मोटे तौर पे सुप्रिया सुले अपने स्टैंड पर रहीं, जयंत पाटिल रहे, बाकी लोग रहे, बड़े नेता रहे, जितेंद्र अघाड़े रहे, अपने जो लोग नेता रहे, उन सबको अब ये मुश्किल आने वाले दिनों में होना है। जैसे जैसे सुनेत्रा पवार मजबूत होती जा रही है, मजबूत क्या होती जा रही है, अब साफ हो गया उप मुख्यमंत्री के तौर पर उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाना आने वाले दिनों में पार्टी का। और पार्थ पवार के राज्यसभा जाने के बाद उनके दूसरे बेटे जय पवार जिस ढंग से छाया के तरीके से अपनी मां सुनेत्रा पवार के साथ हैं, इस बात को एकदम तस्दीक कर रहे हैं, मुकम्मल कर रहे हैं, पक्का कर रहे हैं कि पूरी एनसीपी या आने वाली भविष्य की राजनीति, जैसा कि पार्थ पवार कह रहे हैं कि अगर कोई पात्रता रखता है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने का 2029 के चुनाव में, तो उनकी मां यही सुनेत्रा पवार है। जब इतना क्रिस्टल क्लियर के साथ एनसीपी की राजनीति चल रही है, पवार फैमिली की राजनीति चल रही है, तो इस स्थिति में क्या सुप्रिया सुले मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स में लौट पाएंगी? उस मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में जो महाविकास अघाड़ी के हार के बाद से करवट बदल रहा है और कोशिश हो रही है सुनेत्रा पवार के पास से ये पावर स्ट्रगल में एनसीपी उस अधिकार को छीने, ओरिजिनल अधिकार को छीने। आने वाले दिनों में ये साफ होगा। आपको याद दिला दें, सुप्रिया सुले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा उसी चुनाव के बीच में जब उसकी भाभी लड़ रही थी बारामती से, उन्होंने साफ किया कि अब आने वाले दिनों में कोई चुनाव नहीं लड़ेगी अपने परिवार के लोगों के खिलाफ। सुप्रिया सुले की ओर से ऐसा कहे जाने का मतलब साफ है, उनको ये बात साल रही है अजीत पवार के जाने के बाद से कि जिस ढंग से 2024 में उनको अपनी ही भाभी सुनेत्रा पवार के खिलाफ लड़ा दिया गया, उस लड़ाई में सुनेत्रा पवार की बुरी तरह से हार हुई, अजीत पवार को भी घायल हुए होंगे, अब दुनिया में नहीं है। तो इसी सब बातों को याद करते हुए सुप्रिया सुले ने साफ किया कि अब उनकी फैमिली का कोई भी व्यक्ति होगा तो उसके खिलाफ कहीं से कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। दरअसल वो स्पेस ढूंढ रही है सुनेत्रा पवार को। एनसीपी के एकीकरण में जो सबसे बड़ी समस्या है यही, वहां दो बड़े नेता है, एक सुप्रिया सुले हैं और नई तरीके से उभरती हुई सुनेत्रा पवार है। सुनेत्रा पवार के पास पावर रहे या सुप्रिया सुले के पास पावर रहे, दो पावर स्ट्रगल नहीं हो, दो पावर सेंटर नहीं हो सकते। एनसीपी की यही मुश्किल होती रही। जब से शरद पवार की पैरेलली अजीत पवार पावर सेंटर के तौर पर उभरने लगे तो सारी मुसीबत वहां से खड़ी हुई। आने वाले दिनों में अब सेटल होता जा रहा है लगभग कि सुनेत्रा पवार जो अजीत पवार की पत्नी है, अपने हिसाब से एनसीपी का धड़ा जो है या पवार फैमिली का पावर पॉइंट है वो सुनेत्रा पवार ही होने वाली है। ये सब कुछ काल परिस्थिति के हिसाब से तय होता दिख रहा है। कहते हैं लाख गोटियां बिछाई जाएं, निर्णय तो ऊपर वाले का हाथ में होता है। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार लंबे समय तक पर्दे के पीछे थी, एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं थी, लेकिन जब आई हैं तो सब कुछ उनके पक्ष में सकारात्मक तरीके से होता जा रहा है। अचानक से उन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। इस बात की काफी आलोचना हुई, 13वीं नहीं हुआ उससे पहले जाकर कैसे उन्होंने शपथ ले लिया। उनके बेटे पार्थ पवार को राज्यसभा पहुंचा दिया गया, जय पवार उनके साथ पावर साया के तरीके से हैं। तो ये सब कुछ जब हो रहा है अपने हिसाब से, तब ये साफ है कि सुप्रिया सुले के लिए कितना स्पेस बचता है। हालांकि सुप्रिया सुले ने अपने को बहुत कायदे से डेवलप किया है, शरद पवार की पुत्री हैं, उनके अंदर है डीएनए है, सब कुछ है, बड़े कायदे से अपने मैच्योरिटी के अंदाज से। लेकिन स्पेस जो चाहिए महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में, वो स्पेस अब शायद सुप्रिया सुले को उस अंदाज में नहीं मिल पाए, क्योंकि स्टालवर्ट तरीके से सुनेत्रा पवार के हक में सब कुछ जाता जा रहा है। वो तब जाता जा रहा है जब प्रधानमंत्री बिल्कुल सामने खड़े हैं, नतमस्तक हैं,
सुनेत्रा पवार के सामने। तो जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नतमस्तक हो, वहां बाकियों के लिए कितना स्पेस बचता है आप सब जानते हैं। तो ये था पवार फैमिली, महाराष्ट्र में जारी पावर स्ट्रगल की लड़ाई आखिरकार किस मोड़ पर जाती है। बड़े दिलचस्प अंदाज में सब कुछ हो रहा है वो देखने के लिए हम भी हैं, आप भी हैं। फिलहाल मेरे साथ बने रहने के लिए आपका आभार। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से मुझे अवगत कराएं, इसके लिए आपका धन्यवाद।